दोस्तों, दिल्ली के एक करोड़पति व्यापारी को अपने बेटे के लिए एक बहू चाहिए थी। बहू जो कि सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, गरीब घर की हो और साथ ही वह दिल्ली से काफी दूर की हो ताकि उन्हें जानती पहचानती ना हो। क्योंकि सेठ साहब अच्छे दिल वाले नहीं, बल्कि उनके जो सेठ साहब थे, उनका जो बेटा था वह बड़ा ही निकम्मा था, बड़ा ही कमीना था। कोई भी ऐसा नशा नहीं था जो उसने किया ना हो और उससे कोई भी ऐसी लत नहीं थी जो उससे लगी नहीं थी। इसके लिए दोस्तों, सेठ साहब अपने एक जयपुर के मित्र से, दोस्त से बात करते हैं, जिनका कि जयपुर में अपना बिजनेस था और उनके पास एक नौकर जो कि काम करता था, मुनीम का काम करता था। तो सेठ साहब के जो जयपुर वाले मित्र होते हैं, अपने उस मुनीम से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी जो लड़की है उसकी मैं शादी कराना चाहता हूँ। मेरा एक मित्र है जो कि दिल्ली में रहता है, बहुत बड़ा व्यापारी है, करोड़ों की संपत्ति है उसके पास। अगर तुम्हारे बेटे की वहां पर शादी हो जाती है तो उसे कोई भी कमी नहीं आएगी, 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, इतना उनके पास धन है। तो जो मुनीम जी होते हैं कहते हैं, मुझ गरीब से वो शादी कैसे कर लेंगे आपके कहने से। तो जो मुनीम जी के मालिक होते हैं कहते हैं, नहीं, उन्होंने मेरे से बात की है, क्योंकि उनका जो लड़का है, लड़के का नाम बिक्की है। बिक्की जो है थोड़ा नशेड़ी टाइप का है, थोड़ा बहुत नशा करता है। इसी चलते वह चाहते हैं, उन्होंने सुना है कि अगर उसकी कोई देहाती लड़की यानी गांव की जो लड़की हो, उसके साथ अगर शादी कर दी जाए तो शादी के बाद जो गंदी आदत होती है उसमें सुधार आता है, सुधर जाती है। अब मुनीम जी कहते हैं, ठीक है, मैं अपने घर में बातचीत करके बताऊंगा। अगले दिन मुनीम जी अपनी बात जो है फिर से अपने मालिक से बताते हैं कि घर वालों ने मान लिया है। और मुनीम जी भी यही सोच रहे थे कि ऐसा मौका जो है कभी कभार ही मिलता है, ऐसे रिश्ते किस्मत से ही मिलते हैं। बाकी जो होगा वो तो उसकी लड़की की किस्मत की बात है। मुनीम जी हाँ कर देते हैं। अब दिल्ली से जो है लड़के के परिवार वाले जयपुर पहुंचते हैं और उस लड़की के साथ, उनके परिवार वालों के साथ बातचीत करते हैं। दोनों को लड़के लड़की दिखाई जाती हैं, दोनों पसंद करते हैं, दोनों को पसंद आ जाते हैं। लड़की भी काफी सुंदर थी, स्मार्ट थी, ग्रेजुएशन कर रखी थी और 2 साल से एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। लड़का भी स्मार्ट था, सुंदर था। लड़की और लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं कि उनका जो लड़का था वह नशे के चलते नशा मुक्ति केंद्र में कुछ दिनों के लिए जाया करता था। 2 महीने यानी वो वहां पर रहता था, तो 2 महीने अपने घर पर रहता था। उस समय को ध्यान में रखते हुए उस तारीख को वह उनके साथ बातचीत के दौरान तारीख पक्की करते हैं और यह बात उनसे छुपाते हैं कि उनका जो लड़का है वह नशा मुक्ति केंद्र में जाया करता है। इसके बाद फिर जो दिन तारीख तय होता है, उस दिन तारीख के अकॉर्डिंग लगभग 1 महीने के अंदर दोनों की शादी कर दी जाती है। अब शादी जब हो जाती है तो शादी के बाद जो दिल्ली वाले सेठ साहब होते हैं, अपनी बहू को जयपुर से लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली लेकर आते हैं, यहाँ सारी रस्में निभाई जाती हैं, सारे प्रोग्राम होते हैं जो कुछ होना था। अब लड़का लड़की दोनों खुशी से रहने लगते हैं। लगभग 3 दिन तो अच्छे से गुजरता है, लेकिन चौथे दिन जब वह लड़की देखती है, अचानक रात में देखती है उठ के कि उसका जो पति है यानी बिक्की, बिक्की जो है उसके पास नहीं है, वह कहीं गया हुआ है। इंतजार करते करते जब लगभग 1 बज जाते हैं तो वह अपने सास ससुर से जाकर उनके कमरे में उनका जो है दरवाजा खटखटाती है, पूछती है कि बिना बताए कहाँ चले गए। अब जो सास ससुर होते हैं वह भी कुछ सच सच नहीं बताना चाहते उससे। उसकी जो सास ससुर होते हैं कहते हैं, विक्की अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया है, क्योंकि उसने शादी किया है और दोस्तों ने उससे पार्टी मांगा था, तो इसलिए वह पार्टी में गया हुआ है, कुछ देर तक आ जाएगा। लेकिन जो उसका ससुर था उसको कहीं ना कहीं डर था कि जब अभी वह नशे की हालात में आएगा और बहू देखेगी तो क्या होगा। वह अपने कमरे में चली जाती है, लेट जाती है और जो सास ससुर होते हैं अपने कमरे में आ जाते हैं। अब कमरे में आकर जो है गौतम को फोन लगाते हैं। गौतम यानी कि उसके साथ एक ड्राइवर रखा था जो कि राजस्थान का रहने वाला था। उस लड़के से लगभग 2-3 साल बड़ा था वह ड्राइवर। उसके साथ साय की तरह रहा करता था। उसकी पूरी
देख रेख करता था, उसके साथ ही हमेशा आया जाया करता था कहीं भी। जब गौतम को फोन लगाते हैं तो फोन उठाता है और कहता है कहाँ हो, क्या हो रहा है। गौतम बताता है कि वहीं पर जहाँ हमेशा आया करते थे। पूछते हैं कब तक आओगे। गौतम कहता है जब इनका मन भर जाएगा तब हम आ जाएंगे। फोन कट कर देते हैं और सो जाते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद 3 बजे का समय हो रहा था। गौतम विक्की को लेकर वहां पहुंचता है कमरे में। कमरे में लाकर उसको पास में एक सोफा पड़ा था, सोफा पर पटक देता है और उसके बाद खुद भी वहीं पर लेट जाता है। थोड़ी देर और बीतता है तो जो बहू है उनकी, वह फोन करती है फिर से। अब जब फोन करती है तो घंटी बजती है। जब घंटी बजती है तो उसे कमरे में सुनाई पड़ती है कि घंटी कहीं पास में ही बज रही है। वह कमरे से बाहर आकर देखती है तो जो उसका पति था सोफे पर पड़ा हुआ था। ऐसे पड़ा था जैसे मुर्दा पड़ा हो, कोई होश नहीं, कोई हवास नहीं। वह गौतम को जगाती है और पूछती है क्या हो गया है इनको। वह बताता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अब वह गौतम से कहती है कि इनको किसी तरह से कमरे में पहुंचाओ मेरे, नहीं तो यहाँ इनको सारी रात मच्छर नोचेंगे। गौतम उसे कमरे में पहुंचाता है उसके बेड पर। वह वहां पर ले जाकर वहां लिटा देता है। वह भी परेशान हो जाती है और उसके बाद सो जाती है। अब जब सुबह होती है, विक्की जैसे कि तैसा ही पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी हिला डुला नहीं था, सो रहा था वैसे ही। अब जो घर के नौकर चाकर होते हैं खाना वगैरह लाते हैं, देते हैं, वह जगह उसको जगाती है। वह नहीं जागता और न ही वो खाता है। फिर वह खुद भी नहीं खाती। जब 11 बज जाते हैं सुबह तब वह उठता है। उसके बाद सारा दिन नॉर्मल रहता है, खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं। जैसे ही रात के फिर 8 बजते हैं, वह फिर से अपने ड्राइवर को आवाज मारता है, गौतम। गौतम आता है और उसको चलने के लिए कहता है। तभी जो है उसकी पत्नी फिर से रोकने लगती है और कहती है कहाँ जा रहे हो। जब तक वो अपनी सास को बुलाती उन्हें रोकने के लिए, तब तक वो जा चुके थे। लेकिन जब उसकी जो सास आती है वहां पर, तो वह सोचती है कि कहाँ तक छुपाते रहेंगे, इसको सच्चाई बता देते हैं। वह बताना शुरू करती है और कहती है बैठो बेटा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने जानबूझकर तुम्हें फंसा दिया है। क्या है कि जो मेरा बेटा है बहुत नशेड़ी है और इसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। अब तक जो है बचा हुआ है इस ड्राइवर की मेहरबानी है, क्योंकि यही 24 घंटे इसी के साथ साय की तरह रहता है, या इसकी पूरी देख रेख करता है। मेरा बेटा नशे के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। लोग कहते थे कि अगर उसकी शादी करा दी जाए तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है, वह अपनी आदत को छोड़ सकता है। इसी चलते इसकी मैंने शादी करा दिया है। बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। उसके जो ससुर होते हैं वह भी उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब आप मुझे क्षमा करना चाहते हो तो क्षमा कर दो, जो सजा देना चाहते हो सजा दो। लेकिन वह जो उनकी बहू थी, बहू का नाम बताता चलूं दोस्तों, बहू का नाम रिया था। रिया जो थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको कि क्या करूं क्या ना करूं। वह दुखी थी। सारी जब बात सुनती है तो वह जाकर अपने कमरे में बेड के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ती है, जैसे उसका सारा संसार लुट चुका हो। पढ़ी लिखी, टैलेंटेड और कंपनी में काम करने वाली लड़की, जिसकी जिंदगी इतनी बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, वह सोचकर अपने आप पे तरस आने लगता है, उसे अपने आप पे रोने लगती है। इसके बाद वह अपनी माँ को फोन लगाती है। लेकिन फोन लगाते ही उसको याद आ जाता है कि अगर माँ को और परिवार में किसी को बताया तो मेरे साथ साथ वे लोग भी परेशान होते रहेंगे। इसीलिए वह जो है कुछ नहीं बताती उन्हें और नॉर्मल सी बात करके फोन कट कर देती है। अब जब आधी रात होती है फिर विक्की आता है। फिर उसी तरह से उसे लिटा देती है बेड पे और किसी तरह से रात पार होती है। और उसके बाद उस लड़के को फिर से नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता है। अब लड़का उधर नशा मुक्ति केंद्र चला जाता है। इधर जो है रिया लैपटॉप पे यही देखती रहती कि सबसे अच्छा नशा मुक्ति केंद्र कहाँ है, इसका जो नशा है कैसे छुड़ाया जाए। वह गूगल पर सर्च करती रहती, जितने भी उसको नशा मुक्ति केंद्र से संबंधित जानकारी मिलती वह जुटाती रहती। आखिर में जाकर उसे एक नशा मुक्ति केंद्र जो कि अमेरिका में
पता चलता है उसे कैलिफोर्निया में। उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाती है, हेल्पलाइन नंबर द्वारा वहाँ से बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद जो है वह अपने सास ससुर से इसके बारे में जानकारी लेती है, इसके बारे में उनसे चर्चा करती है। जो उसके सास ससुर थे वह भी काफ़ी खुश हो जाते हैं कि मेरी बहू को मेरे बच्चे की कितना ख्याल है, मेरे बेटे के बारे में उसे कितनी फिक्र है। वह काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं, बेटे हम लोग तो काफ़ी परेशान हो चुके हैं और हम लोगों ने तो आस छोड़ दी थी कि हमारा भी कोई है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे को ठीक कराने में मदद करोगी। वह बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसा जगह है जहाँ पर नशे के पेशेंट को पूरी तरह से ठीक करने की गारंटी दी जाती है। अगर आप लोग चाहो तो मैंने उनके साथ बातचीत की है। उसके जो सास ससुर होते हैं कहते हैं, ये तो अच्छी बात है बेटा, हम दोनों चलेंगे। अब उसके बाद जो है रिया अपना पासपोर्ट अप्लाई कर देती है। उसके सास ससुर का, गौतम का और उसके पति का जो है पासपोर्ट पहले से था। लगभग 2 महीने बाद उसका पासपोर्ट भी आ जाता है और उधर जो उसका पति था वह भी नशा मुक्ति केंद्र से आ जाता है। उससे कहती है कि हम लोग अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर हम लोग हनीमून के लिए जाएंगे। वह तैयार हो जाता है खुशी खुशी, माँ बाप भी उससे तैयार हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उसका जो है इलाज शुरू होता है। धीरे धीरे इलाज चलते चलते उसको आराम दिखने लगा था। अब धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं। लगभग 50% यानी 50% उसको आराम लग रहा था। उसके जो नशे के लिए तड़प थी वह कम हो गई थी। अब धीरे धीरे जब वह देखते हैं उसके सास ससुर, दिल्ली में जो व्यापार था उनका, उसके चक्कर में फिर वो वहां से 3 महीने बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन रिया वहां पर रहकर उसका और भी समय देकर इलाज करवाती रहती है। अब जब लगभग 6 महीने बीत जाते हैं तो रिया को महसूस होता है कि अब इनका जो है काफी आराम है। उधर जो है हॉस्पिटल वाले भी कह देते हैं कि आपका जो है पति सही हो गया है, ठीक हो गया है, अब आप इसे ले जा सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी वह उसे वहाँ 2 महीने और रखती है। इसके बाद जब वह 2 महीने और भी पूरा कर लेता है तो रिया अपने पति के साथ अमेरिका में जगह जगह घूमती है, हनीमून मनाती है और उसके बाद में दोनों जो है वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो लगभग 1 साल व्यतीत हो चुका था उसकी शादी को। अब 1 साल में वह अपने परिवार वालों से, अपने माँ बाप से कभी नहीं मिली थी। उनसे मिलती है और अपने बारे में, अपने पति के बारे में, कैसे कैसे उसके ऊपर बीती सारा बताने लगती है और बताते बताते रोने लगती है। तभी जो उसका पति था विक्की, वह भी रोने लगता है और रुमाल लेकर उसके आंसू पोंछती है, उसको अपने गले से लगा लेता है। कहता है, तुम नहीं होती तो आज आज मेरी जिंदगी नहीं होती। आपने मेरी जिंदगी बचाई है और आप रोओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। को चूमने लगता है। साथ ही उसके जो माँ बाप होते हैं वह भी अपने बच्चे को और उस अपने दामाद को प्यार करने लगते हैं। इसके बाद वह कश्मीर, कन्याकुमारी कई जगह घूमने जाते हैं और इन सब के चलते लगभग दोस्तों इनका 3-4 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है। लेकिन विक्की के माँ बाप के लिए उनके बच्चे से बढ़कर ये जो पैसे थे कुछ भी नहीं थे। आज जो है दोनों काफी खुशी हैं, 2 बच्चे भी हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट के द्वारा जरूर बताइए। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।